हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सेकेंड ईयर मैकेनिकल ब्रांच के सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्य एवं वायवीय इंजीनियरिंग यानी कि हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स इंजीनियरिंग के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका एग्ज़ाम जो आने वाला है वो कोई भी क्वेश्चंस इन क्वेश्चन के बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में मिलने ही वाले हैं। आपने और भी काफ़ी वीडियो देखी है हमारे चैनल की, सभी क्वेश्चंस वहाँ पर जो है 18 और 85 प्लस वहाँ पर वीडियो से आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये भी इसी तरीके की वीडियो है, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को मिस कर गया वो स्टूडेंट्स बाद में जा कर के पछताता है हमारी वीडियो को ना देख करके। तो स्टूडेंट्स, आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और आपका एक लाइक और आपका एक शेयर हमारे लिए सुपर मोटिवेशन का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, जो मोटिवेशन आप हमें प्रोवाइड कराते हो शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके, तो हम उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सपोर्ट कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस को और बनाए रखिए अपनी फैमिली को और भी ज़्यादा सबसे आगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पॉलिटेक्निक हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखेंगे उनके सॉल्यूशन। मैकेनिकल ब्रांच के 4th सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट होता है और 4th सेमेस्टर का यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो अब एग्ज़ाम आपका होने वाला है और उस एग्ज़ाम में आपके काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो यहाँ पर आपके मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखिए, निम्न को समझाइएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन होगा कि निम्न को समझाइए और आपके सामने टर्म दी हुई होंगी जैसे दाब तीव्रता, और यहाँ पर आपके सामने है दाब शीर्ष, गेज दाब, निर्वात दाब और निरपेक्ष दाब। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, दाब तीव्रता क्या होती है। देखिएगा, प्रत्येक तरल जिस बर्तन में रखे जाते हैं, पहले तरल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, कोई भी तरल पदार्थ है, जैसे मान लो हमने पानी ले लिया, तो अगर हम पानी को किसी भी बर्तन में रखेंगे तो वह उस बर्तन की दीवार पर क्या डालेगा, दबाव डालेगा और उसी बर्तन की शेप को ले लेता है। तो देखिएगा, हम कह रहे हैं कि प्रत्येक तरल जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों पर दाब डालते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बल लगाने का प्रयत्न करते हैं, और इस बल को कुल दाब या फिर बल या फिर हम कह सकते हैं कि दाब तीव्रता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, या फिर हम बोल सकते हैं कि इकाई दाब। ये 4-5 नाम से जाना जाता है जिसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिएगा, कोई भी बर्तन पर अगर द्रव बल लगाता है या बल लगाने का प्रयास करता है तो उस बल को हम क्या कहते हैं, कुल दाब कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बल कहते हैं, या कुल दाब कुल बल ना कह करके दाब तीव्रता बोल सकते हैं, या फिर इकाई दाब बोल सकते हैं, और इसको एक नाम और दिया गया है जिसको बोलते हैं आपेक्षिक दाब यानी कि स्पेसिफिक प्रेशर। क्लियर? यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ रहे हैं। यह बल या फिर दाब बर्तन की दीवार के कैसे लगता है दोस्तों, लंबवत क्रिया करता है, यानी कि लंबवत लगता है। जैसे बर्तन की दीवार ऐसे है तो ये जो है इस तरीके से काम करेगा, ठीक है, उसके 90 डिग्री पर, ये इस तरीके से इसके बर्तन का सरफेस हो, ये 90 डिग्री पर काम करेगा। देखिए, ठीक है, चलिएगा। अब देखिए, माना तरल जो है वो रुका हुआ है, ठीक है, कोई भी उसमें वेलोसिटी नहीं है, वो रुका हुआ है, तथा बर्तन के A मीटर स्क्वायर यानी कि जो एरिया है वो A मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगाया गया कुल दाब कितना मान लिया हमने, P मान लिया है, जिसकी यूनिट कितनी है, न्यूटन। याद रखिएगा कि बल की यूनिट यानी कि जो दाब का बल है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, लेकिन अगर वो केवल और केवल दाब कहेगा तो उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तब उस पर लगने वाला इकाई दाब या फिर दाब की तीव्रता क्या होगी, P = P/A, जिसकी यूनिट हमने अभी बताई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे कि इसमें P क्या है। P है तरल द्वारा आरोपित कुल दाब या फिर बल, न्यूटन में है,
और यहाँ पर जो दीवार का क्षेत्रफल है उसको कहा गया है हमने यहाँ पर ए। अब देखिए इसको जो है हम दाब बल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया जो दाब है, दाब का बल है, दाब की तीव्रता कहलाता है। एमकेएस पद्धति में बात करें तो एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक जो है, यानी कि जो इकाई जिसे बोलते हैं वो किलोग्राम, और यहाँ पर है एफ, देखिए किलोग्राम एफ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, किलोग्राम एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ही प्रणाली में बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तथा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी इसको हम लिखते हैं। यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को जब हमें एमएम में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको तोड़ करके एमएम में चेंज कर देंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल भी लिखा जाता है, तो इसे हम PA से लिख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल। ठीक है, याद रखिएगा ये पास्कल होता है। तो कह सकते हैं कि दाब की सामान्य कुछ उपयुक्त इकाइयाँ कौन कौन सी, देखिए किलो पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक बार इक्वल टू क्या होता है, 100 किलो पास्कल, और 100 किलो पास्कल को लिख सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट है दाब शीर्ष। दाब शीर्ष को हम कैसे लिखेंगे, देखिए समीकरण है P इक्वल टू रो जी एच। कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो होता है किसमें, प्रेशर फोर्स जो होता है लिक्विड में, वो P इक्वल टू रो जी एच होता है। दाब शीर्ष जो प्रेशर है वो रो जी एच से हम लिखते हैं। तो H की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो P और अपॉन में जी एच, अपॉन में क्या आ जाएगा, रो जी आ जाएगा, जहाँ पर H जो है वो दाब शीर्ष कहलाएगा। तो दाब शीर्ष की वैल्यू कितनी होगी, P अपॉन रो जी। तो किसी द्रव विशेष के लिए रो जी, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक वेट यानी कि स्मॉल w जो है वो स्थिर रहता है, अतः दाब तीव्रता को द्रव की ऊंचाई h द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि P अपॉन रो जी का मान द्रव के स्थैतिक शीर्ष यानी कि स्टैटिक हेड h के बराबर है। तो इस शीर्ष h के कारण ही दाब P होती है, और इस शीर्ष h को ही दाब शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपके सामने ये दिखाई दे रही है, तो इससे ज्ञात होता है कि किसी स्थान पर द्रव का जो शीर्ष है वह H है, और उस स्थान पर दाब तीव्रता कितनी है, P को उस द्रव के घनत्व रो और गुरुत्व त्वरण के गुणन से भाग देने पर ये हमें दाब शीर्ष प्राप्त होता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आगे उसने पूछा है गेज दाब क्या होता है। देखिएगा, गेज दाब को दाबमापी यंत्र की सहायता से मापा जाता है, और इसमें वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके ऊपर या फिर नीचे मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। गेज दाब को प्रमापी दाब भी कहते हैं, और अतः गेज दाब मापक्रम का शून्य वायुमंडलीय दाब होता है। इसलिए वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर बनाए गए तापक्रम को गेज दाब मापक्रम कहते हैं, यानी कि गेज प्रेशर स्केल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा तथा गेज दाब का मापन जो है वो पीजोमीटर नली द्वारा, या फिर यू नली दाब मापियों, या फिर दाब गेजों जैसे बर्डन नली, ठीक है, दाब गेज या फिर डायफ्राम दाब गेज, इनके द्वारा हम इसको नापते हैं। तो वायुमंडल से अधिक मान के दाबों को धनात्मक यानी कि पॉजिटिव गेज दाब, और वायुमंडल से घटते क्रम में दाबों को ऋणात्मक यानी कि निगेटिव दाब गेज कहते हैं। ठीक है, तो अगर वायुमंडलीय प्रेशर से कम प्रेशर है तो उसको हम निगेटिव, और वायुमंडलीय प्रेशर से अगर ज़्यादा है तो उसको हम पॉजिटिव गेज दाब कहते हैं। इन दोनों यानी कि गेज दाब जो दाब मापी है क्या कहता है कि अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे नापता है तो उसको जो है ऋणात्मक गेज दाब, और अगर ऊपर नापता है तो धनात्मक गेज दाब। ठीक है, अब देखिए स्थितियों में वायुमंडलीय दाब शून्य गेज दाब माना जाता है, और ऋणात्मक गेज दाब को निर्वात दाब या फिर चूषण दाब भी कहा जाता है। याद रखिएगा, निर्वात गेज दाब का नाम जो है एक निर्वात दाब भी है और चूषण दाब भी कहलाता है। अब इसे हम निर्वात दाब मापी यानी कि वैक्यूम प्रेशर गेज द्वारा मापते हैं। निर्वात दाब की बात करें तो वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर मापा जाने वाला निर्वात दाब कहलाता है, और निर्वात दाब मापक्रम का शून्य भी वायुमंडलीय दाब ही होता है, परंतु यह दाब वायुमंडलीय दाब से नीचे निरपेक्ष शून्य दाब की ओर मापा जाता है।
निर्वात दाब को ऋणगेज दाब या फिर चूषण दाब, जो सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष दाब या फिर परम दाब इक्वल टू वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है निरपेक्ष दाब। उसने मालूम किया है कि निरपेक्ष दाब क्या होता है, तो निरपेक्ष दाब को भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। देखिए, निरपेक्ष दाब को हम क्या कहते हैं, परम शून्य दाब के संदर्भ में मापा जाता है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। परम निर्वात दाब या फिर परम शून्य दाब को आधार मानकर इसके ऊपर मापा गया दाब परम या फिर निरपेक्ष दाब कहलाता है। इसके मापने के इस क्रम को परम दाब माप क्रम यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल कहते हैं। और इस प्रकार परम या फिर निरपेक्ष दाब या गेज दाब तथा वायुमंडलीय दाब का बीजगणितीय योग क्या कहलाता है, निरपेक्ष या परम दाब इक्वल टू गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब, यानी कि हम कह सकते हैं कि P एब्सोल्यूट इक्वल टू गेज दाब और इक्वल टू हो जाएगा प्लस में PATM, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों, इस फॉर्मूला से आप कई क्वेश्चन कर पाएंगे यदि कभी इन टॉपिक पर न्यूमेरिकल आता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन मालूम करेगा कि स्तरीय प्रवाह एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर बताइए। स्तरीय प्रवाह व विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर बताइए। तो स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह क्या है, देखिए लेमिनार तथा टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या है, ये डेफिनेशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए हमने यही क्वेश्चन लिया है क्योंकि अब की बार ये पेपर में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। देखिए, स्तरीय प्रवाह क्या होता है, जिसको लेमिनार कहा जाता है। इस प्रवाह में दाब के कण सीधे तथा समांतर पथ पर परतों या फिर पट्टी जैसे लेयर, ठीक है, लेयर बाय लेयर में रहते हैं और इसमें पट्टियां एक दूसरे के, पट्टियों को नाम दिया जा रहा है, लेयर को कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें पट्टियां एक दूसरे के ऊपर सुगमता से फिसलती हैं और स्तरीय प्रवाह में धारा रेखा के प्रत्येक बिंदु पर गति परिमाण तथा दिशा में समान रहती है। इस प्रकार के प्रवाह में दर की गति बहुत कम होती है। यह प्रवाह जो है श्यान प्रवाह यानी कि विस्कस फ्लो या फिर धारा रेखी प्रवाह, जिसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, इनको ये नाम भी दिया गया है। इस प्रकार का प्रवाह प्राय नली में होता है और यह इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि स्तरीय प्रवाह कैसा है, पट्टी नुमा प्रवाह हो रहा है, यानी कि ये लेयर बाय लेयर प्रवाह है, तो इसको बोलेंगे हम स्तरीय प्रवाह या लेमिनार फ्लो। क्लियर। अब देखिए, बात करते हैं हम विक्षुब्ध प्रवाह की। विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, जिसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो यदि द्रव के स्तरीय प्रवाह की गति जो है उसको बढ़ा दिया जाए तो द्रव के कण तेजी से टेढ़े-मेढ़े मार्ग बनाते हुए आगे को गति करने लगते हैं और इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह यानी कि टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और यह प्रवाह जो है स्थिति में स्तरीय नहीं रहती, यानी कि हम कहते हैं कि जो स्तरीय प्रवाह है वो कहलाता है हमारा लेमिनार। तो लेमिनार में स्तरीय यानी कि लेयर बाय लेयर, लेकिन इसमें लेयर बाय लेयर कोई भी स्तरीय नहीं होता। तो विक्षुब्ध प्रवाह क्या कहलाता है कि जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग बनाए और आगे को गति करे वही कहलाएगा विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, आप देख सकते हैं लेयर बाय लेयर इस तरीके से नहीं है, कोई ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, इस तरीके से आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए, जल के सतत बहाव को समझाइए तथा इसके समीकरण को ज्ञात कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार भी आप वेरी वेरी लगा सकें उसको लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। देखिए, जल के सतत बहाव को समझाइए तथा इसके समीकरण को ज्ञात कीजिए, जिसको बोलते हैं सातत्य समीकरण यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो सातत्य समीकरण प्रवाह में मात्रा की अविनाशिता या द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होती है। इसके अनुसार अपरिवर्ती प्रवाह यानी कि स्टेडी फ्लो के लिए किसी पाइप या फिर नली चैनल की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से एक समय या फिर निश्चित समय में गुजरने वाले द्रव का भार कैसा होता है, एक समान होता है। यह बदलते व्यास या फिर बदलती हुई अनुप्रस्थ काट का एक पाइप दिखाया गया है, जो कि हम चित्र 4 में देख रहे हैं। जो चित्र 4 ये दिखाया गया है, तो पाइप द्रव से पूरा भरा हुआ यानी कि बहता हुआ है, जो पानी बह रहा है और पूरा भरा हुआ है। माना कि पाइप की जो अनुप्रस्थ काट 1-1 और 2-2, ये 1-1 और 2-2 का जो क्षेत्रफल है और 3-3 का क्षेत्रफल, ये A1, A2 और A3 हैं।
तथा इन कांटों पर द्रव के बहाव का वेग या फिर हम बोल सकते हैं गतियाँ v1, v2, v3 है। माना कि बहने वाला द्रव असंपीड्य यानी कि इनकम्प्रेसिबल है और इसका घनत्व जो है वो कितना है, जिसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि काट 1 इसको ले रहे हैं, तो काट 1 से प्रति सेकंड बहने वाला द्रव क्या हो जाएगा? Q1 रो जी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर T क्या है? 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 V1 रो जी इंटू 1, तो A1 V1 और यहाँ पर हो जाएगा रो जी, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर A और V जो है ये Q की वैल्यू है। इसी प्रकार काट 2 के प्रति सेकंड बहने वाला द्रव क्या हो जाएगा? A2 V2 रो जी हो जाएगा। काट 3 पर A3 V3 रो जी हो जाएगा, क्योंकि पाइप के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का जो भार है वो समान है। तो हम क्या कहेंगे कि इसके प्रति सेकंड द्रव भार के बहने का जो भी वैल्यू है 1, 1, 2, 2 और 3, 3 सेक्शन पर, वो तीनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ से रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3 हो जाएगा और ये हो जाएगा कांस्टेंट। और A और V की वैल्यू कितनी होती है? Q, तो हम कह सकते हैं Q1 Q2 Q3 तीनों ही इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब समीकरण 1 की सहायता से हम क्या करेंगे, आगे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा कि जो भी हमारे पास ये इक्वेशन है उसको जो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 हम बोल रहे हैं, तो यही हम कहलाएगी समीकरण सातत्य। ठीक है, सातत्य समीकरण यही कहलाएगी, जिसको हम बोलते हैं A और V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये होता है जो डिस्चार्ज हम कांस्टेंट कहते हैं। तो आपसे कभी पूछे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, सातत्य समीकरण क्या है, तो जिसमें एक ऐसा पाइप कि जिसमें जो हर एक सेक्शन पर डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, तो वह कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली प्रमेय को समझाइए एवं इसकी सीमाएं लिखिए। देखिए बर्नौली और कंटिन्यूटी दोनों ही इक्वेशन ऐसी हैं कि दोनों भी आ जाती हैं और इन दोनों में से एक तो 110% आती है। ठीक है, तो दोनों को याद कीजिएगा। हो सकता है कि आपके पेपर में दोनों ही रखी हुई हों अब की बार, क्योंकि बहुत चेंजेस पेपर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा हटके पेपर है। क्योंकि जैसे पहले था ऐसा बिल्कुल भी पेपर नहीं है, क्योंकि जो आपका यूपीबीटी है, ये जो भी आपका पॉलिटेक्निक का बोर्ड है, उस बोर्ड ने कोरोना के चलते काफ़ी बच्चों को जो पास किया है उनको हटाने का प्रयास है। तो दोस्तों हम हटने वालों में से नहीं हैं, हम भी इसको पार करके दिखाएंगे। आप केवल वीडियो को वॉच कीजिएगा और वीडियो को वॉच करके पेपर दीजिएगा, सभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसी बात पे एक बार वीडियो को लाइक और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है और हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। हर सेमेस्टर में आपको यहाँ पर पास किया जाएगा। बैक को बिल्कुल भूल जाइएगा, बिना टेंशन किए आप जो है वीडियो को देख करके जाइए और सभी क्वेश्चंस को आप हंसते हंसते करके आएंगे। बस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। चलिए देखते हैं बर्नौली प्रमेय को प्रूफ करते हैं, इसको समझाते हैं, उसकी जो सीमाएं हैं उनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखिए बर्नौली प्रमेय क्या कहता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार हम देखेंगे कि अपवर्ती प्रवाह यानी कि जिसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो, अपवर्ती प्रवाह यानी कि स्टेडी फ्लो में द्रव की किसी निश्चित संगति की संपूर्ण ऊर्जा या फिर बोल सकते हैं कि संपूर्ण शीर्ष, जिसको टोटल हेड कहते हैं, सभी बिंदुओं पर समान होता है, जबकि घर्षण या फिर अन्य कारणों से ऊर्जा की जो हानि वो न हो रही हो, तो तब बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है कि संपूर्ण ऊर्जा और संपूर्ण शीर्ष सभी बिंदुओं पर समान होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि H इक्वल टू Z प्लस
P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g ये कैसा है, कांस्टेंट रहता है सभी बिंदुओं पर। तो यह समीकरण बर्नौली समीकरण कहलाती है, जहां किसी बिंदु पर z क्या है, स्थैतिक ऊर्जा है जिसको स्टैटिक एनर्जी बोलते हैं या फिर आधार शीर्ष डेटम हेड, और P अपॉन रो जी को दाब ऊर्जा कहते हैं, प्रेशर एनर्जी यानी कि दाब शीर्ष जिसको बोल रहे हैं प्रेशर हेड, और यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन 2g है, ये गतिज ऊर्जा को डिनोट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को, जिसको हम वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है कि ये एक पाइप है, यहाँ पर सेक्शन 1, 1, 2, 2 और 3, 3 यहाँ पर माना गया है। अब देखिएगा, यहाँ से ये Z1 हाइट पर है और यहाँ से ये Z2 हाइट पर है, यहाँ से ये Z3 हाइट पर है। ठीक है, इसका काइनेटिक हेड कितना है, वी स्क्वायर अपॉन 2g, इसका v2 स्क्वायर अपॉन 2g, इसका v3 स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि संपूर्ण ऊर्जा है, संपूर्ण शीर्ष रेखा ये वाली कहलाएगी, और जो भी ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये आधार रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नत पाइप यानी कि जो इंक्लाइंड पाइप है, ये जो इंक्लाइंड पाइप है, ये तीनों बिंदु पर द्रव की ऊर्जाएं दिखाई गई हैं, और यदि इन बिंदुओं के बीच द्रव की ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, Z1 प्लस P1 अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू Z2 प्लस P2 अपॉन रो जी प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू Z3 प्लस P3 अपॉन रो जी प्लस v3 स्क्वायर अपॉन 2g, ये क्या हो जाएगा, सभी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो भी फिगर आपको दिखाया गया है, पाइप जो है उसका क्षैतिज है, तो क्षैतिज है तो ये Z1 Z2 Z3 है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर देंगे यानी कि बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार 1, 2, 3 में हम क्या कर सकते हैं, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g, इसी तरीके से P2 अपॉन रो जी प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ पर ये स्थिर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाइप की जो चौड़ी काट पर द्रव की गति कम हो जाएगी और दाब जो है वो बढ़ जाएगा। वास्तव में द्रव प्रवाह के दौरान किसी भी कारण से कुछ न कुछ ऊर्जा की हानि जरूर होती है। तो इस आधार पर जो फिगर में 5 दिखाया गया है, यदि बिंदु 1 और 2 के बीच ऊर्जा की हानि या शीर्ष के पदों में H1 है, तो बिंदुओं 1 और 2 के लिए समीकरण जो हो जाएगी Z1 प्लस P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू Z2 प्लस P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1, कब, जब शीर्ष हानि 1 और 2 के बीच हो रही हो। क्लियर, चलिए, और इसे हम ऊर्जा की अविनाशिता का सिद्धांत भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए, प्रश्न है आपके पास, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में अंतर बताइए। सब्जेक्ट का ही नाम है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, तो हाइड्रोलिक्स क्या है और न्यूमेटिक्स क्या है, इन दोनों के बारे में आपको अलग अलग बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हाइड्रोलिक्स की और फिर न्यूमेटिक्स की। ये हाइड्रोलिक्स है, ये न्यूमेटिक्स है, ये इसके पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले, जिनके हम तुलना करने वाले। तो देखिए, हाइड्रोलिक्स एंड वायवीय की कुछ बिंदुओं पर तुलनात्मक सारणी। देखिए, वायवीय भी न्यूमेटिक्स को ही कहते हैं, न्यूमेटिक्स इंग्लिश में है, वायवीय हिंदी में है। ठीक है, देखिए, ऊर्जा स्रोत पर यदि हम बात करें हाइड्रोलिक्स की तो विद्युत मोटर है, और न्यूमेटिक्स की बात करें तो वैद्युत मोटर ही है। ठीक है, ऊर्जा भंडार एक्यूमुलेटर, और इसमें होता है वायु ग्रहिता। विवरण प्रणाली यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है हाइड्रोलिक्स में, ये होता है बहुल स्थानीकृत जिसे बोलते हैं वेरी लोकलाइज्ड, और न्यूमेटिक्स में होता है रिंग मुख्य यानी कि रिंग मेन। अब देखिए, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी में हाइड्रोलिक्स जो है विस्तार करना आसान नहीं है, लेकिन न्यूमेटिक्स में संशोधित करना और बदलना आसान है। पूंजी लागत की बात करें तो जो हाइड्रोलिक्स है वो अधिक है और न्यूमेटिक्स में कम है, और ऊर्जा लागत में हाइड्रोलिक्स में मध्य यानी कि मीडियम है, लेकिन न्यूमेटिक्स में हायर है। अब देखिए, घूर्णी एक्चुएटर यानी कि रोटरी एक्चुएटर क्या है, निम्न गति और अच्छा नियंत्रण है, लेकिन जो न्यूमेटिक्स है उसमें उच्च गति और कठिन नियंत्रण होता है। ये रेखीय गति देने वाला जो लीनियर एक्चुएटर होता है, उसमें हाइड्रोलिक्स में जो है उच्च बल की ज़रूरत होती है और यहाँ पर मध्य बल की ज़रूरत होती है। तो हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में आपने अंतर देखे। अब देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि स्वच्छ चित्र की सहायता से ऑरिफिस मीटर को समझाइए। स्वच्छ चित्र यानी कि चित्र को साफ सुथरा और सुंदर दिखने वाला बनाना है।
ठीक है। तो इसलिए इस फिगर को ध्यान से देखिएगा और आप अपने आप से एक बार कॉपी पर ज़रूर बना के देखिएगा, जैसे कि आपका फिगर बिल्कुल भी एक्यूरेसी से बाहर ना जाए। अब देखिए, स्वच्छ चित्र की सहायता से ऑरिफिस मीटर को समझाइएगा। तो ऑरिफिस प्लेट या फिर ऑरिफिस मीटर दोनों नामों से जाना जाएगा। तो ऑरिफिस प्लेट बोल सकते हैं, ऑरिफिस मीटर भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसी क्या होता है, तो ये एक पतली प्लेट से तेज किनार यानी कि शार्प एज वाले छेद को ऑरिफिस कहते हैं, और इस प्रकार एक छेद वाली प्लेट ऑरिफिस प्लेट कहलाती है। अब देखिए, जब इस प्लेट का उपयोग पाइपों में द्रव या विसर्जन मापने में किया जाता है तो इसी ऑरिफिस मीटर यानी कि इसे ही ऑरिफिस मीटर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक प्लेट है, ठीक है। तो ये हम कहेंगे ये जो एक छिद्र हम इसमें कर देते हैं शार्प किनारे वाला, तो इसे हम कहेंगे ऑरिफिस। अब ये जो प्लेट है, अगर हम इसको पूरे को देखें जिसमें ये छिद्र हमने किया था, तो इसी को बोलेंगे हम ऑरिफिस प्लेट। अब जब इस ऑरिफिस प्लेट का यूज़ हम करते हैं किसी भी विसर्जन को मापने के लिए, डिस्चार्ज को मापने के लिए द्रव के, तो इसे बोला जाता है ऑरिफिस मीटर। यानी कि इसी को नाम दे दिया गया, जैसे जैसे इसकी प्रॉपर्टी बढ़ती रही वैसे वैसे इसका नाम चेंज होता रहा। अब देखिए इसका उपयोग क्या है। इसकी सहायता से पाइपों में से विसर्जन माप सकते हैं, और वेंचुरीमीटर की अपेक्षा ऑरिफिस प्लेट पाइपों में कम स्थान घेरती है, तो इसका मूल्य वेंचुरीमीटर की अपेक्षा कम होता है। ऑरिफिस प्लेट का प्रबंध तथा मापने की जो विधि होती है वो इस प्रकार है, देखिएगा। पहले आप फिगर देख लीजिएगा, इसमें जो है एक ट्यूब लगी हुई है जिसको हम बोल रहे हैं दाब मापी। ये एक पाइप है, यहाँ पर भी एक पाइप है, और यहाँ पर ये लगा हुआ है ऑरिफिस, ठीक है। ये ऑरिफिस है, यानी कि ये जो छिद्र है इसको ऑरिफिस बोला जा रहा है, और ये जो प्लेट लगी हुई है ये ऑरिफिस प्लेट है, ठीक है। अब ये एक हमने दाब मापी को लगा दिया जिसमें मरकरी भरी हुई है, और यहाँ से हम जो है ऑरिफिस प्लेट से इस द्रव के प्रवाह को माप रहे हैं। इस द्रव के जो डिस्चार्ज है उसको हम माप रहे हैं, विसर्जन को मापेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलता है कि आवेगी तथा प्रतिक्रिया टरबाइन में अंतर लिखिए। आवेगी तथा प्रतिक्रिया टरबाइन में अंतर लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आवेगी जिसको बोलते हैं इम्पल्स, और प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं रिएक्शन। तो आवेगी टरबाइन इम्पल्स टरबाइन, और प्रतिक्रिया टरबाइन रिएक्शन टरबाइन होती है। देखिएगा यहाँ पर हमने दोनों को एक कॉलम में ले लिया है। तो पहला है आवेगी टरबाइन, दूसरा है प्रतिक्रिया टरबाइन। तो जल की संपूर्ण दाब ऊर्जा टरबाइन में प्रवेश से पहले गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ये कहा गया आवेगी टरबाइन में। अब उपलब्ध दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में नहीं बदला जाता, वरना हम क्या करते हैं कि दोनों ही प्रकार की ऊर्जाओं सहित जल टरबाइन में प्रवेश कराते हैं। तो ये है हमारे पास प्रतिक्रिया टरबाइन का। अब देखिएगा यहाँ पर है क्रिया के पश्चात जल का निकास लगभग शून्य वेग से वायुमंडल में होता है, और यहाँ पर क्रिया के पश्चात जल का निकास उच्च गति से तथा निम्न दाब पर होता है। टरबाइन में प्रवाह के अंतर्गत दाब वायुमंडलीय ही बना रहता है, और टरबाइन में प्रवाह के अंतर्गत जल की दाब ऊर्जा निरंतर गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। इसमें जल टरबाइन केसिंग को पूरा भरकर प्रवाहित नहीं होता। जल का टरबाइन को पूरा भरकर प्रवाहित होना आवश्यक है, जो आपकी रिएक्शन टरबाइन है। अब देखिए यहाँ पर टरबाइन की क्रिया जल के आवेग से प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ दाब की क्रिया दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने से प्राप्त प्रक्रिया द्वारा होती है। केसिंग के बिना चलाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर केसिंग के बिना या उसके पूर्णतः वायुरोधी न होने से नली चलाई जा सकती है, यानी कि नहीं चलाई जाएगी। ये नली है लेकिन यहाँ पर है नहीं चलाई जा सकती। पानी उच्च शीर्ष पर उपलब्ध होने पर चलाई जा सकती है, लेकिन ये जो टरबाइन है रिएक्शन टरबाइन, ये पानी के मध्यम या फिर निम्न शीर्षों पर चलाई जा सकती है, ठीक है। अब पानी की कम मात्रा उपलब्ध होने पर भी इसको चलाया जा सकता है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन पानी के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है, जो रिएक्शन टरबाइन के लिए होता है। अब देखिए इसकी जो दक्षता होती है वो होती है 86% तक, और लेकिन जो इसके रिएक्शन टरबाइन की होती है इनकी दक्षता आवेगी टरबाइन से अधिक होती है, यानी कि 86% से प्लस में होगी। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है पास्कल लॉ, सभी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इजी भी है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो। देखिएगा पास्कल लॉ क्या है। यह दर्शाता है कि किसी रुके हुए द्रव में एक बिंदु पर दाब या दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। ठीक है, अतः पास्कल के नियमानुसार कोई भी तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमने एक स्थिर द्रव में डाल दिया तो इस पर जो है ये द्रव होगा वो जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में समान रूप से लगाएगा। तो इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। देखिए चित्र आप देख सकते हैं, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर एक बहुत छोटा संपार्श यानी कि ये प्रिज्म जो है इसको पी क्यू आर पी डैश क्यू डैश आर डैश लिया जाए, जिसकी हम मोटाई मान रहे हैं कि मोटाई है टी, तथा जो इसके फलक हैं फेसिस हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। जो फेसिस हैं पी पी डैश क्यू डैश क्यू क्यू डैश आर और पी पी डैश आर डैश आर, इस पर दाब तीव्रताएं क्रमशः P1 P2 और P3 हैं। ठीक है, क्या है, P1 है, P2 है और P3 है। ठीक है, फलकों के लंबवत ही ये कार्य करेंगी। अब यहाँ पर देखिए चित्र में दिया हुआ जो संपार्श्व है वो संतुलन में होगा, क्योंकि संपार्श्व का जो बिंदु है वो संतुलन या फिर समावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम में है। चूँकि संपार्श्व संतुलन में है तो अतः इसके तीनों फलकों पर कार्य कर रहे बलों के क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट आपस में संतुलन में होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षैतिज अवयव इसका क्या हो जाएगा, P2 इंटू क्यू आर इंटू टी इक्वल टू P3 PR इंटू टी साइन थीटा, क्योंकि ये जो P है इसके दो कंपोनेंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में P3 साइन थीटा और यहाँ पर P3 कॉस थीटा, तो यहीं से ये लिया गया है। ऊर्ध्वाधर अवयव में देखेंगे तो P1 इंटू पी क्यू इंटू T1 सॉरी T इक्वल टू P3 इंटू PR इंटू टी कॉस थीटा। चूँकि हम फिगर से देख सकते हैं कि साइन थीटा अगर हम निकालें तो यहाँ पर क्यू आर अपॉन पी आर हो जाएगा, तो क्यू आर इक्वल टू पी आर साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू पी आर अपॉन आर आर इक्वल टू तो पी क्यू इक्वल टू आर पी कॉस थीटा। यहाँ से क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे इसमें तो आएगा P2 इंटू पी आर साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू P3 इंटू पी आर टी साइन थीटा। तो पी आर टी साइन थीटा से पी आर टी साइन थीटा कैंसिल आउट, तो P2 इक्वल टू P3 हो जाएगा। इसी तरीके से P2 का मान P2 में रखेंगे तो P1 इक्वल टू P3 आएगा। यहाँ से P1 इक्वल टू P3 P2 इक्वल टू P3, तो हम लिख सकते हैं कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। तो उपरोक्त समीकरण से ज्ञात हो चुका है कि सभी फलकों पर आरोपित दाब तीव्रताएं P1 P2 P3 जो है एक समान होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है और सभी द्रव चलित मशीनों जैसे द्रविक प्रेस, रिवेटेक और जैक, लिफ्ट या फिर क्रेन आदि पास्कल के नियम पर ही कार्य करती हैं। इन सभी को एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के तरल प्रवाह का वर्णन करो। विभिन्न प्रकार के तरल प्रवाह का वर्णन करो। दोस्तों इसको हम बड़ी ही ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न हर किसी को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों। तो देखिएगा विभिन्न प्रकार के तरल प्रवाह का वर्णन करो। तो विभिन्न प्रकार के तरल प्रवाह क्या होते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। देखिए स्थिर प्रवाह, सबसे पहले स्थिर प्रवाह की बात करेंगे जिसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। तो इस प्रवाह के अंतर्गत किसी बिंदु पर तरल के गुण जैसे वेग, वेलोसिटी, दाब, घनत्व आदि समय के साथ नहीं बदलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी द्रव कणों की गति समान हो रहती है तथा समय के साथ बदलती नहीं है। इस प्रवाह के किसी कण की पथ रेखा पर ही उसकी धारा रेखा होती है। अतः द्रव में किसी बिंदु से गुजरने वाले किसी द्रव कण की गति, दाब तथा घनत्व व उसी बिंदु से गुजरने वाले दूसरे कण के बराबर होती है। तो dv अपॉन डेल वी अपॉन डेल टी, और यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल टी यहाँ पर हो जाएगा x0 y0 z0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेल पी अपॉन डेल टी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी की यहाँ पर बात हुई है।
ठीक है। अब देखिएगा इस अस्थिर प्रवाह यानी कि अनस्टेडी फ्लो क्या होता है कि इस प्रकार के प्रवाह में द्रव के किसी बिंदु से गुजरने वाले द्रव कणों की गति के समय के साथ नहीं बदलती है, अर्थात द्रव के किसी बिंदु पर दाब, घनत्व और वेग तीनों की बात हो रही है, उसके साथ परिवर्तन अर्थात बदलते रहते हैं। अतः प्रत्येक कण की पथ रेखा अलग होती है, इसलिए धारा रेखा का रूप भी हर समय बदलता रहता है। तो अब की बार ये डेल वी अपॉन डेल टी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसलिए ये देखिए स्थिर में क्या होता है इक्वल टू जीरो, और अस्थिर में नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर है समान प्रवाह यानी कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। तो देखिए यूनिफॉर्म फ्लो में क्या है, इसके अंतर्गत यदि अपरिवर्ती प्रवाह के साथ साथ धारा की किसी लंबाई में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर औसत वेग समान रहता है तो इस प्रकार के प्रवाह को समान प्रवाह कहते हैं। ठीक है। और इस प्रवाह में किसी समय प्रत्येक बिंदु पर गति समान होती है और यह प्रवाह खुले जलमार्ग अर्थात खुली नाली ओपन चैनल में होता है, और इस प्रवाह में नाली के अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शन असंपीड्य द्रव के लिए प्रत्येक स्थान पर समान होनी चाहिए। अब देखिए फिगर में आप देख सकते हैं इस तरीके से समान प्रवाह का एग्जाम्पल है। समान प्रवाह के लिए डेल वी अपॉन डेल एस जो टी समय पर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डेल वी है वेग परिवर्तन और डेल एस है प्रवाह की लंबाई, प्रवाह की दिशा। अब देखिए असमान प्रवाह यानी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, यदि किसी खुली नाली की अनुप्रस्थ काट में बहने वाले द्रव का वेग विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है तो इस प्रवाह को असमान वेग कहते हैं, यानी कि हर पॉइंट पर अलग अलग हमें प्रवाह मिलेगा। तो असमान प्रवाह के लिए डेल वी अपॉन डेल एस जो किसी समय टी पर क्या होता है नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरह प्रवाह यानी कि लेमिनार प्रवाह आप पढ़ ही चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। इस प्रवाह में द्रव के कण सीधे तथा समांतर परतों की या पट्टियों में रहते हैं और इसमें पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर सुगमता से फिसलती है, ये सभी आपने पढ़ लिया था। टर्बुलेंट के बारे में आपने पढ़ लिया था कि इसमें जो है क्या होता है जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी तरीके से जल का प्रवाह होता है और इसमें भंवर पड़ने लगते हैं और ऐसा प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। यह प्रवाह जो है चित्र में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रवाह में द्रव की गति बढ़ जाती है और इस प्रवाह में भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसमें अधिक ऊर्जा का व्यय होता है और यह प्रवाह पाइप में होने पर एक अविमीय संख्या यानी कि वी डी अपॉन वी द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, वी डी अपॉन न्यू। यह संख्या वी डी अपॉन न्यू जो है रेनॉल्ड्स नंबर कहलाती है। रेनॉल्ड्स नंबर यानी कि जो हम कह सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर आर इक्वल टू वी डी अपॉन और न्यू होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने है चेजी सूत्र के एप्लीकेशन की व्याख्या कीजिए। देखिए चेजी फॉर्मूला कभी कभी आ जाता है दोस्तों, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके पेपर में दिखाई दे जाए। ठीक है, चलिए चेजी सूत्र यानी कि चेजी फॉर्मूला। चेजी सूत्र के रूप में नल में घर्षण हानि के लिए नल नहीं है जल है। चेजिस सूत्र के रूप में जल में घर्षण हानि के लिए सूत्र को भी लिखा जा सकता है और हम ज्ञात कर चुके हैं कि घर्षण के कारण जो शीर्ष हानि है वो HF इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD होती है। तो यहाँ पर V स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा HF और 2GD अपॉन 4FL। हम जानते हैं कि द्रव्य ढाल यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है HF अपॉन L। तो यहाँ पर द्रव्य मध्यमान गहराई M इक्वल टू A अपॉन P। तो नल की जो यहाँ पर है नल की काट का क्षेत्र, ये नल है जल नहीं था, नल की काट का क्षेत्रफल और भीगी परिमाप। तो M इक्वल टू पाई बाई 4D स्क्वायर इंटू 1 अपॉन पाई डी इक्वल टू D बाई 4 हो जाएगा। समीकरण 1 से देखेंगे तो HF अपॉन L इक्वल टू I है और D अपॉन 4 इक्वल टू M रखने पर तो V स्क्वायर इक्वल टू IM 2G अपॉन F हो जाएगा। V स्क्वायर इक्वल टू रूट 2G अपॉन F इंटू एम आई यहाँ पर है, जहाँ पर 2G अपॉन F रूट में है तो वो C कहलाएगा, जिसे चेजी कांस्टेंट कहते हैं। और समीकरण 2 में चेजी सूत्र जो है ये दिया गया है, तो V इक्वल टू C रूट एम आई, यही चेजी फॉर्मूला कहलाता है। इस सूत्र से चेजी स्थिरांक C का मान F के मान पर निर्भर करता है और डार्सी तथा चेजी सूत्रों में गुणांक जो घर्षण गुणांक है वह F का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकता है। कैसे? पाइपों या फिर नालों के लिए F इक्वल टू 0.005 1 प्लस 1 अपॉन 35D होता है। पुराने पाइपों या नालों के लिए F इक्वल टू 0.01 और 1 प्लस 1 अपॉन 35D होता है, जहाँ पर D नल या पाइप का व्यास मीटर में ही होगा, याद रखिएगा मीटर में। नेक्स्ट आपके सामने होगा वेंचुरीमीटर द्वारा फ्लो मेजरमेंट का नीट स्केच से वर्णन कीजिए। नीट स्केच का मतलब क्या है? चित्र की सहायता से इसका वर्णन करना है। तो देखिएगा
वेंचुरीमीटर की सहायता से किसी पाइप में बह रहे द्रव का विसर्जन यानी कि डिस्चार्ज किसी भी बिंदु पर ज्ञात किया जा सकता है और इसकी सहायता से क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल तथा नल यानी कि नत इंक्लाइंड, जो नत है, नत तल होता है, इंक्लाइंड होता है टेढ़ा यानी कि किसी एंगल पर झुका हुआ, तो पाइपों में विसर्जन मापा जा सकता है। अधिकांश उसका जो उपयोग है वो मुख्य पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन में पानी का विसर्जन नापने में किया जाता है, जो कि शहरों में पानी भेजने के काम आती है। वेंचुरीमीटर के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो अभिसारी शंक्वाकार नली जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप, कंठ यानी कि थ्रोट, और अपसारी शंक्वाकार नली डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप। अब देखिए ये एक फिगर दिया हुआ है, आगे हम बताएंगे। तो फिगर में तीनों भाग प्रदर्शित किए गए हैं और अभिसारी शंक्वाकार पाइप का बड़े व्यास वाला सिरा मुख्य पाइप में जोड़ा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिसारी पाइप का दूसरा सिरा कम व्यास वाले एक कंठ से जुड़ा हुआ होता है और इस पाइप की लंबाई 2.5 d रखी जाती है। कंठ समान व्यास यानी कि डायमीटर की एक छोटी नली होती है। कंठ के दूसरे सिरे से अपसारी शंक्वाकार पाइप डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप का कम व्यास का सिरा जुड़ा होता है और इस पाइप का अधिक व्यास वाला जो सिरा होता है वो मुख्य पाइप से जुड़ा होता है। अब देखिएगा यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं। तो अपसारी शंक्वाकार पाइप की लंबाई जो 7.5 d रखी जाती है, जहाँ पर d मुख्य पाइप का व्यास है और कंठ का व्यास d/3 से जो है कम नहीं होना चाहिए। इस फिगर को आप ध्यान से देख सकते हैं कि फिगर को आप ध्यान से देखना इसलिए है क्योंकि आपको ये बना करके ही आना है। ये हो जाएगा मुख्य पाइप, ये हो जाएगा कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप, ये हो जाएगा इसका थ्रोट और ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा इसका अभिसारी शंक्वाकार नली यानी कि डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मुख्य पाइप, यहाँ से यहाँ तक हो गया अभिसारी शंक्वाकार नली, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक थ्रोट और यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका अपसारी शंक्वाकार नली। क्लियर है? तो इसको आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर से ये मेन पाइप स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? देखिए, जब वेंचुरी मापी में से द्रव बहता है तो अपसारी नली में प्रवेश करने के पश्चात कंठ थ्रोट पर उसकी गति बढ़ जाती है क्योंकि अभिसारी नली का व्यास कम हो जाता है और विसर्जन स्थिर रहता है। अतः सांतत्य समीकरण जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसके प्रयोग से कंठ पर दाब कम हो जाएगा। दाब में इस कमी को पीजोमीटर नलियों की सहायता से या फिर भेददर्शी द्रव्य दाब मापी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए जो हमें फिगर दिखाया गया है उसमें क्षैतिज वेंचुरीमीटर में माना कि प्रवेश पर अनुप्रस्थ काट 1 तथा कंठ का अनुप्रस्थ काट 2 है। तो इन अनुप्रस्थ काटों पर द्रव्यमान के दाब क्षेत्र तथा गति क्रमशः P1 A1 V1 और P2 A2 V2 है। तो माना कि वेंचुरीमीटर में से प्रवाहित होने वाले द्रव का विसर्जन तथा स्राव Q तथा द्रव का घनत्व रो है। अनुप्रस्थ काट 1 तथा 2 पर दाब शीर्ष P1/ρg = P2/ρg है और अनुप्रस्थ काट 1 2 पर गति शीर्ष क्या है V1² और प्लस में V2² तो तब सांतत्य समीकरण Q = A1 V1 = A2 V2 हो जाएगा। तो अब वेंचुरी की केंद्र रेखा को आधार मानकर, डेटम लाइन को आधार मानकर अनुप्रस्थ काट 1122 पर बर्नौली प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो P1/ρg प्लस V1²/2g = P2/ρg प्लस में V2²/2g। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो P1/ρg माइनस P2/ρg = h ही आ जाएगा और यहाँ पर हम बात करेंगे V1 = तो QA1 हो जाएगा, V2 = QA2 हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला जो मिलता है वो मिलता है Q = A1 A2/A² माइनस A2² और इसका रूट हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा 2gh, जिसको बोलते हैं थ्योरेटिकल वेलोसिटी। क्लियर? आइएगा आगे है सेंट्रीफ्यूगल पंप के प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग का नीड स्केच के साथ वर्णन कीजिए। देखिए इसका भी फिगर बनाना है और आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन करना है और समझाना है। देखिए चित्र हम दिखा देते हैं। यह है सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिसको बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ध्यान से देखिएगा, इसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। देखिए अपकेंद्री पंप की सरल रचना में उसके प्रमुख अंग प्रदर्शित किए गए हैं। इसके मुख्य अंग आंतरनोदक या इम्पेलर जिसे बोलते हैं, आवरण या फिर केसिंग, चूषण पाइप, प्रदाय पाइप, वाल्व तथा पैकिंग आदि। चित्र में अपकेंद्री पंप की पूर्ण रचना में विभिन्न अंग तथा फिटिंग्स दिखाए गए हैं। देखिए हम आगे देखेंगे, पहले इसकी क्रिया के ऑपरेशंस को जान लेते हैं।
पंप में आंतरनोदक के केंद्र पर द्रव्य प्रवेश करता है और इस प्रवेश को नेत्र कहते हैं। इसलिए इसी स्थान पर चूषण पाइप लगा रहता है और शंखावर्त आवरण के निकास पर प्रदाय पाइप लगा रहता है। शंखावर्त आवरण के निकास पर प्रदाय पाइप लगा होता है और यहीं से द्रव बाहर निकलता है। चलाने से पहले इस पंप में से हवा को बाहर निकालना आवश्यक है और इसीलिए पंप में पिन्हान की जाती है, यानी कि प्राइमिंग की जाती है। अतः पंप के चूषण पाइप तथा आवरण आदि में द्रव भरा होता है और इस प्रकार यह पंप एक प्रतिवर्ती या फिर रिवर्स्ड प्रक्रिया टरबाइन की भांति द्रव में भरकर क्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे विद्युत मोटर या फिर किसी प्रथम चालक की सहायता से आंतरनोदक को घुमाया जाता है और अपकेंद्री बल से आंतरनोदक के केंद्र का पानी उसकी परिधि की ओर आता है, जिससे केंद्र पर आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है और जिसके फलस्वरूप चूषण पाइप का द्रव आंतरनोदक के केंद्र या नेत्र की ओर प्रवाहित होने लगता है। जब द्रव आंतरनोदक की परिधि से आवरण में आता है तो उसके पर्याप्त गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी तथा कुछ दाब ऊर्जा भी होती है। जैसे जैसे यह द्रव आवरण में आगे की ओर प्रवाह होता है, आवरण के बढ़ते हुए काट के क्षेत्रफल के कारण द्रव की गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार आवरण के निकास पर पहुंचने पर द्रव काफ़ी दाब ऊर्जा ग्रहण कर लेता है और इससे वह प्रदाय पाइप में ऊपर चढ़ता है या दाब में प्रवाहित होता है। पंप के चूषण पाइप के निचले सिरे पर छलनी यानी कि स्टेनर तथा जलवाल्व भी लगा होता है। छलनी के कारण पानी में मिली हुई गंदगी जैसे पत्तियां, कीचड़ आदि चूषण पाइप में प्रवेश नहीं कर पाते। यदि इस प्रकार की गंदगी पंप में चली जाए तो आंतरनोदक को हानि पहुंचती है तथा उसके कार्य में बाधा पड़ती है। तल वाल्व यानी कि फुट वाल्व एक तरफा वाल्व होता है जो चूषण पाइप में खुलता है और इस प्रकार एक पंप को चलाने के पश्चात यदि उसे रोक दिया जाए तो चूषण पाइप में द्रव भरा रहेगा, अतः दोबारा चलाने के लिए उसमें द्रव भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट है हाइड्रोलिक प्रेस का नीट स्केच के साथ वर्णन कीजिए। हाइड्रोलिक प्रेस का नीट स्केच के साथ वर्णन कीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं द्रविक प्रेस पास्कल के नियम पर कार्य करती है। द्रविक प्रेस यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, ये पास्कल के नियम पर कार्य करती है। आप आसानी से इसका फिगर भी देख सकते हैं। यदि विरामावस्था में किसी परिबद्ध तरल का दाब किसी बिंदु पर बदला जाता है तो सभी बिंदुओं पर तरल का दाब उतने ही मान से बदल जाएगा। अधिकांश द्रव चालित मशीनें पास्कल के नियम का पालन करती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है द्रविक प्रेस, ये है हमारे पास जो बोला गया है, ये रैम है, ये इसको बोलते हैं प्लंजर और ये बोलते हैं रैम। तो प्लंजर से क्या होगा कि फोर्स लगेगा और फोर्स यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पर रैम के द्वारा ये जो वेट है ये ऊपर की ओर उठाया जाएगा। ठीक है, ये होता है द्रव्य रैम। जब देखिए, ये वे मशीन है जिनके सहायता से कंबल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है और इस प्रेस का उपयोग छेद करने में तथा इस्पात की प्लेटों को काटने और पदार्थ परीक्षण तथा बड़े उपकरणों के स्वतः नियंत्रण आदि कार्यों में किया जाता है। अब देखिए, फिगर के सहायता से जो हम देख रहे हैं इनमें दो स्थिर सिलेंडर हैं जो आपको ये दिखाए गए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, जिनमें एक सिलेंडर बड़े व्यास का और दूसरा सिलेंडर छोटे व्यास का होता है। बड़े सिलेंडर को रैम कहते हैं और छोटे को प्लंजर कहते हैं। ऊपर नीचे जो सरक सकते हैं। दोनों सिलेंडर को एक पाइप की सहायता से जोड़ा जाता है। ये एक पाइप की सहायता से इसको जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद क्या होता है कि संबंधित की जो सिलेंडर है वो पाइपों के माध्यम एक द्रव भरा रहता है जो पाइप की सहायता से एक दूसरे पर जाता है। तो जब हम साधारणतः पानी या फिर तेल होता है जो इसमें द्रव भरा होता है तो प्लंजर तथा जो रैम है दोनों ही घर्षण रहित हैं, फ्रिक्शन लेस हैं और जलरोधी बनाए रहते हैं। ठीक है, तो द्रवरोधी होने के कारण इनमें से द्रव का रिसाव या फिर क्षरण नहीं हो सकता, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तरल की प्रॉपर्टी की व्याख्या कीजिए। तरल की प्रॉपर्टी क्या है? तरलों के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए इसको पढ़ते हैं। पहला है, देखिए, तरल पदार्थों के विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है तापमान तथा दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा है घनत्व या द्रव्यमान घनत्व या फिर विशिष्ट द्रव्यमान।
तीसरा है अपेक्षित या फिर विशिष्ट भार या भार घनत्व, अपेक्षित या विशिष्ट आयतन, अपेक्षित या विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व, ससंजक असंजक श्यानता और निरपेक्ष या शुद्ध गति की श्यानता, और यहाँ पर पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, वाष्प दाब, संपीड़न, ये सभी द्रव की प्रॉपर्टी है। अब देखिए बात करते हैं ससंजक की। कोहेजन क्या होता है? ससंजक तरल का वह गुण जिसके कारण उस तरल अर्थात एक ही तल के अणु या एक ही पदार्थ के अणु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ससंजक कहलाता है। अतः एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं और ठोसों में ससंजक का मान अधिक होता है, पर फलस्वरूप इसके आकार निश्चित होते हैं और गैसों के ससंजक मान नगण्य होते हैं। आगे हम देखते हैं आसंजक। ठीक है, एडेशन। आसंजक में क्या है कि दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको आसंजक बल कहते हैं, और आसंजक के कारण ही एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकी रहती है। ठीक है, तो आसंजक का अनुभव हमें तब होता है जब दो विभिन्न पदार्थ परस्पर संपर्क में आते हैं और कांच की प्लेट पर देखिए, और कैसे हम जान सकते हैं कांच के प्लेट पर जल डालने से वह इसलिए गीली हो जाती है क्योंकि जल के अणु कांच के अणुओं से आसंजक के कारण चिपक जाते हैं, और इसी प्रकार पेंट, सरेस आदि भी आसंजक के कारण जिस बर्तन में रखे होते हैं उनकी दीवार पर चिपक जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर में तुलना। वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर में तुलना करते हैं। अब देखिएगा वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर में तुलना, तो यहाँ पर हम देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इसको, ये आता है। देखिए वेंचुरीमीटर पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है ऑरिफिस मीटर, तो वेंचुरीमीटर और दूसरा कॉलम ऑरिफिस मीटर ध्यान से बस देखते जाएंगे। वेंचुरीमीटर का पढ़ रहे हैं पहले। यह अधिक स्थान घेरता है, इसका मूल्य अधिक होता है, यह नली की भांति होता है, इसके कंठ का व्यास मुख्य पाइप के व्यास से 1/3 से कम न हो, ये ध्यान रखना चाहिए, और इसका मुख्य भाग अभिसारी शंक्वाकार नली कंठ अपसारी होती है। ऑरिफिस की बात करें तो यह कम स्थान घेरता है, मूल्य कम होता है, प्लेट की भांति होती है, और इसके मुख्य पाइप के व्यास का 1/2 भाग रखा जाता है, और इसका मुख्य भाग ऑरिफिस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन और बैंड के पाइप में पाइप फिलो की हानि का वर्णन कीजिए। चलिए आकस्मिक संकोचन के कारण शीर्ष हानि, तो ये एक पाइप दर्शाया गया है जो आगे हम दिखाएंगे आपको, जिसकी काट का क्षेत्रफल A1 से घटकर A हो जाता है, और जब द्रव बड़ी काट से छोटी काट में आता है तो पहले जो CC काट पर जेट संकोच यानी कि वेना कॉन्ट्रैक्टा बनता है, और इसके पश्चात द्रव फैलकर सारे पाइप को भरकर बहता है। यहाँ पर देखिएगा ये है आपके सामने। ठीक है, सडन कंट्रक्शन पाइप, इसके कारण शीर्ष हानि वास्तव में CC यानी कि जो है कंट्रक्शन वेना कॉन्ट्रैक्टा और 2 पर हुए आकस्मिक वर्धन यानी कि सडन एनलार्जमेंट के कारण होती है। शीर्ष हानि HC = VC - V का होल स्क्वायर अपॉन 2G होगा, परंतु कंटिन्यूटी इक्वेशन से AC VC = AV हो जाएगा, तो AC अपॉन A = CC संकुचन गुणांक, तो VC = V अपॉन AC अपॉन A, तो V अपॉन क्या हो जाएगा CC। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि HC = V अपॉन V अपॉन CC माइनस V का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2G। आकस्मिक संकुचन के शीर्ष हानि HC = 1 अपॉन CC माइनस 1 का होल स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2G होता है। इस इक्वेशन को याद रखिएगा। प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि आकस्मिक संकुचन के संबंध 1 समीकरण जो है हमारी, उसके प्रदर्शित शीर्ष हानि का मान HC = 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G ये होता है। क्लियर। अब देखिएगा हाइड्रोलिक जैक की कार्यप्रणाली को सचित्र वर्णन करके समझाइएगा। ये आपके सामने है। हाइड्रोलिक जैक काफ़ी ज़्यादा आता है, द्रव चलित जैक। देखिएगा द्रविक जैक जो है वो कार्यप्रणाली भी द्रविक रैम यानी कि प्रेस की तरह होती है, और द्रव चलित जैक एक सुवाहा यानी कि पोर्टेबल मशीन है जिसका प्रयोग साधारणतः 4 पहिया वाहनों जैसे मोटर, कार, ट्रक आदि में पहिया बदलने या फिर मरम्मत करने के लिए उसको उठाने में किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है, यहाँ से ये हत्था हैंडल यानी कि इसको नीचे और ऊपर, ये नीचे ऊपर करेंगे तो यहाँ से ये जो है प्रेशर बनकर जाए, प्रेशर यहाँ पर लगेगा, और प्रेशर यहाँ पर लगने के बाद इसको जो है ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठाता रहेगा। ये प्लेटफॉर्म है, ये रैम है, ये है हमारे पास प्लंजर। ठीक है,
अब देखिए द्रव चलित जैक में दाईं ओर एक प्लंजर होता है जिसे एक हत्था यानी कि हैंडल की सहायता से ऊपर नीचे चलाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा ये ऊपर नीचे चलाया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैक के दूसरी ओर एक रैम होती है यहाँ पर, जिसके ऊपर उठाए जाने वाले भार को टिकाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है यहाँ। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पर रख करके कुछ भी चीज़ उठाई जाती है। ठीक है, रैम का क्षेत्रफल प्लंजर से अधिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब प्लंजर को ऊपर को उठाया जाता है तो इसके नीचे कक्ष यानी कि चैम्बर में आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वाल्व खुलता है और कक्ष ए से कुछ द्रव कक्ष बी में आ जाता है। जब प्लंजर नीचे की ओर जाता है तो वाल्व जो है आर वो बंद हो जाता है और कक्ष बी में द्रव दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण वाल्व एस से खुलने से अधिक दाब वाला द्रव कक्ष सी में आता है और कक्ष सी में जो रैम है उससे ऊपर की ओर बल लगाने से रैम ऊपर की ओर उठ जाती है और फिर जब प्लंजर ऊपर उठेगा तो वाल्व एस बंद हो जाएगा और आर खुल जाएगा, जिसके पहले वाली प्रक्रिया होगी फिर से वही दोहराई जाएगी। ठीक है, तो बार बार हत्थे को उठाते ऊपर नीचे करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि अधिकतम उठान जिसकी जैक में निश्चित होती है वही हमें मिल जाती है। कार्य समाप्त होने पर स्क्रू की सहायता से कक्ष सी का सी से सीधा संबंध कर दिया जाता है, जिसके सी में से द्रव पुनः ए में बह जाता है और जिसके रैम अपनी पूर्व अवस्था में नीचे की ओर आ जाती है। इस प्रयोग के लिए साधारणतया तेल लिया जाता है, परंतु आवश्यकता अनुसार पानी भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि आप चाहें। नेक्स्ट आपके सामने है द्रव कपलिंग के लाभ तथा हानियाँ बताइए। देखिए द्रव कपलिंग क्या होती है दोस्तों। कपलिंग के लाभ क्या हैं? शक्ति का हस्तांतरण, कंपन और शोर से मुक्ति मिलती है और यहाँ पर चरम स्थिति में भी शक्ति संचरण सुचारू होता है। मोटर या इंजन लोड रहित होना प्रारंभ कर देती है और अतिभार या फिर अत्यधिक भार से बचाती है। शक्ति संचरण सिस्टम यानी कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के शॉक लोडिंग के बिना गति के शुरू होने पर उसे नियंत्रित करती है। आवरण में भरे तेल की मात्रा से अलग अलग अधिकतम टॉर्क को समायोजित किया जा सकता है और हाइड्रोलिक कपलिंग का उपयोग क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों अनुप्रयोगों में किया जाता है। बात करते हैं कपलिंग की हानियों की। देखिए यहाँ पर कपलिंग की हानियाँ दिखाई गई हैं दोस्तों। हमें हमेशा सर्पी यानी कि इसमें हमेशा स्लिप होती है, स्लिपिंग होती है और वहाँ हमेशा अंतर्नोदक और धावक की गति में बड़ा यानी कि थोड़ा सा अंतर मिलता है, बहुत ही कम अंतर देखने को मिलता है। दो है तरल कपलिंग जो टॉर्क विकसित नहीं कर पाती, जबकि ड्राइविंग और ड्राइविंग शाफ्ट समान कोणीय वेग पर घूमती रहती है। अब देखिएगा यहाँ पर है रुकी अवस्था के अंतर्गत कपलिंग ऊर्जा को नष्ट कर देती है और क्योंकि गर्मी इसे नुकसान पहुँचा सकती है तो इसलिए यह नष्ट कर देती है। चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, नोच व वियर में अंतर लिखिए। नोच व वियर में अंतर लिखिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा नोच क्या होती है? किसी टंकी या जलाशय की दीवार से बना हुआ एक ऐसा निकाय जिसके द्वारा ऐसा निकाय या फिर द्वार नोच कहलाता है, जिसकी ऊपरी कोर जल की सतह से अधिक ऊंचाई पर होती है। इसी तरीके से वियर की बात करें तो ये नदी या नहर के बीच बनाई गई ऐसी संरचना यानी कि बांध के रूप में रुकावट होती है जिसके ऊपर से होकर जल बहता है। यह संरचना पत्थर की सिंचाई या कंक्रीट से बनाई जाती है और वियर का आकार नोच से बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में होने वाले विसर्जन की मात्रा को मापने में किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाता है पेल्टन पहिए की कार्यविधि को समझाइए। देखिए पेल्टन पहिया क्या होता है? पेल्टन व्हील। देखिए पेल्टन व्हील टरबाइन का आविष्कार है और पेल्टन नामक एक अमेरिकन ने किया था जो वैज्ञानिक थे और यह एक स्पर्श रेखीय प्रवाह वाली आवेशित टरबाइन है। यह सामान्यतः एकल स्थानों पर प्रयोग की जाती है जहां पानी उच्च शीर्ष यानी कि 250 मीटर से अधिक है और इस पर उपलब्ध 250 मीटर पर उपलब्ध होता है, 250 मीटर से अधिक होता है। ध्यान रखें 250 मीटर से अधिक ही होगा पेल्टन व्हील में। अब देखिए क्योंकि यह उच्च शीर्ष पर कार्य करती है और अतः इसे चलाने के लिए पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। मूल रूप से पेल्टन व्हील में छेदी अक्ष पर घूमने वाला एक पहिया होता है और जिसकी परिधि
अनेक बैकेट होते हैं जिनकी परिधि पर लगे हुए बैकेट सहित इस पहिए को धावक या फिर रनर कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक बैकेट 2 अर्धगोलाकार भागों को मिलाकर बनी होती है और रनर ढलवा लोहे के एक आवरण से ढका होता है जो इसका रनर होता है। देख लीजिएगा, बहुत ही आसान फिगर है दोस्तों, इसको बना दीजिएगा पैटर्न व्हील, यानी कि यहाँ पर है ये हस्त पहिया इसको घुमाने के लिए, ये स्पीयर है, ये टेल रेस जल है, यहाँ पर जो भी यहाँ से गिर रहा है, ये बकेट हैं और ये हो जाएगा इसका रनर। तो ये पेन स्टॉक से जल जो आ रहा है ये इस पर जाकर जेट स्ट्राइक करेगा और यहाँ से ये इसको इस तरीके से घुमाता रहेगा। ठीक है, सर्वप्रथम पेनस्टॉक द्वारा पानी जलाशय से, यानी कि पानी जलाशय से पेनस्टॉक द्वारा यहाँ पर आता है और फिर यह नोज़ल में प्रवेश करता है। नोज़ल में प्रवेश करने के बाद यह जो है पानी की संपूर्ण ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार नोज़ल से निकलने वाली पानी की जेट से तेजी गति आमने सामने वाली बैकेट पर टकराती है और बैकेट जेट का बैकेट एक टकराव इसके 2 अर्धगोलाकार भागों को मिलाने से बना रेखा और उस पर टकराती है। उसके आमने सामने टकराने पर जो क्या होता है, उसके सामने वाली रेखा है उस पर होता है उसका पूरा टकराव। तो बैकेट से टकराने के पश्चात जेट साधारणतः 165 के कोण पर विक्षेपित हो जाती है और जेट की दिशा परिवर्तन के कारण बैकेट पर बल लगता है जो इसे जेट की दिशा में आगे धकेल देता है। इस कारण दूसरी बैकेट जेट के सामने आ जाती है और फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल है। एक बेलनाकार टैंक 3 mm ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शन का है जो पानी द्वारा 2 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है और बाकी भाग में ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। बर्तन ऊपर से वातावरण में खुला है तो हमें ज्ञात करना है। देखिएगा, पहला है इंटरफेस पर दाब की तीव्रता, दूसरा है मुकम्मल और गेज दबाव टैंक की सतह पर वाटर हेड, ऑयल हेड तथा NM स्क्वायर, यानी कि NM क्या है ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके रूप में वातावरण का दाब 1.0132 हो तो शुद्ध बल टैंक की सतह पर कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, ये एक टैंक है, इसमें ऑयल और वाटर भरा हुआ है। इसकी 1 मीटर ऑयल की ऊंचाई है, वाटर की 2 मीटर है। तो वातावरण का दाब कितना दे रखा है 1.0132 बार, तो इसको न्यूटन पर मीटर में बदल लिया। तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 होती है, यानी 0.9 रख सकते हैं तो 800 हो गया। ठीक है, इंटरफेस पर दाब की तीव्रता P1 = P और P इंटू क्या होता है GH, तो P इंटू GH हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 7848। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। अब टैंक की सतह पर गेज हम ज्ञात करें तो P = तेल के कारण दाब प्लस पानी के कारण दाब होता है। तो तेल के कारण दाब कितना होगा P1 प्लस, ठीक है, यानी कि P1 हो गया और प्लस में हो गया और पानी के कारण दाब यानी कि ρGH। यहाँ से वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद P = 2746 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ से टैंक के आधार पर हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूटली मतलब दाब जो है उसको हम लगाएंगे तो P एब्सोल्यूट = P ATM प्लस P, तो कितना हो जाएगा 10 13 20 प्लस 27 46 8 = P एब्सोल्यूट की वैल्यू कितनी आ गई 128,788 और यहाँ पर हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। A = 5 सेंटीमीटर है, वो रखना था। तो टैंक के आधार पर कुल बल F = PA हो जाएगा, तो F = 1,28,788 इंटू 5 × 10⁻⁴, तो हो जाएगा हमारे पास F = 64.39 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है सभी क्वेश्चन करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं। बहुत ही इजी हैं, लेकिन आप जो है थोड़ा सा बस मेहनत कर लीजिएगा, पेपर का टाइम है। नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझाइए तथा इसके उपयोगिता के बारे में लिखिए। देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन को तो हम कर चुके हैं, अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हम कर चुके हैं, हम करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। देखिए, चलिए इसे देखते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर से हम जान सकते हैं कि द्रव का प्रवाह स्तरीय है या विक्षुब्ध। रेनॉल्ड्स ने अपने प्रयोगों द्वारा यह पाया कि बंद पाइप से या नाली से बहते हुए तरल का प्रवाह पाइप के व्यास d, प्रवाहित तरल के घनत्व ρ, तरल के वेग v तथा उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। इस आधार पर रेनॉल्ड्स द्वारा एक इकाई सही जो सूत्र है
ठीक है, एक इकाई यानी कि सही जो सूत्र है वह प्रतिपादित किया जो कि एक संख्या व्यक्त करता है और इस संख्या को रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर को आर सफिक्स में एन से प्रदर्शित करते हैं, रो वी डी अपॉन म्यू होता है, जहाँ की हम बोल सकते हैं कि वी डी अपॉन कितना हो जाएगा न्यू। तो ये जो न्यू है यह निरपेक्ष गति श्यानता, यह है तरल का घनत्व और यह है हमारे पास वी प्रवाह का वेग, डी पाइप का व्यास है, म्यू द्रव का श्यानता गुणांक है। यदि रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो क्या हो जाएगा 2000 से कम है तो प्रवाह स्तरीय होता है, 4000 से अधिक है तो प्रवाह विक्षुब्ध होगा और 2000-4000 के बीच में है तो प्रवाह अनिश्चित रहता है। तो साधारणतः यह कहा जा सकता है कि R जो है वो इक्वल टू 2000 पर वेग का मान निम्न क्रांतिक वेग Rn इक्वल टू 4000 पर वेग उच्च क्रांतिक होगा, यानी कि ये कहलाते हैं। यानी कि 2000 अगर हो गया तो निम्न क्रांतिक वेग का वेग और हो जाएगा 4000 पर उच्च क्रांतिक वेग का जो उच्च क्रांतिक वेग का जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने एक न्यूमेरिकल होगा। देखिए, एक जलवाहक 40 सेंटीमीटर व्यास का पाइप जो है 30 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दो पाइपों की क्रमशः विभक्त हो जाता है। तो यदि 40 सेंटीमीटर में औसत वेग 30 मीटर पर सेकंड है, इस पाइप का विसर्जन ज्ञात कीजिए। तो 20 सेंटीमीटर पाइप में भी वेग ज्ञात करना है और यदि औसत वेग 30 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में 2 मीटर पर सेकंड है। 3 सेंटीमीटर व्यास का पाइप कौन सा, देखिए 30 सेंटीमीटर व्यास का पाइप जो है ये, इसमें 2 मीटर पर सेकंड से जो वेग है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे D1 दिया हुआ है, D2, D3, V1, V3। ठीक है, तो पाइप के काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A1 π/4 इंटू D1 स्क्वायर। तो यहाँ से A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से A1 A2 A3 निकला और यहाँ पर क्या आएगा, माना कि Q1 Q2 Q3 क्रमशः है Q1 2 और 3 में प्रवाह की दर है, तब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q1। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा तो Q1 इक्वल टू A1 V1 होता है, यहाँ से वैल्यू रख के आंसर आया। Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको निकालने के बाद जो है हम देखेंगे कि Q2 देखेंगे, यहाँ पर जो Q2 है वो आ गया हमारे पास 0.2338। यहाँ पर Q2 हम अब क्या करें, देखिएगा यहाँ पर V2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0.2338 इक्वल टू 0.031 इंटू V2। तो V2 इक्वल टू आ जाएगा 7.54 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि जल आघात क्या है, इसके लिए एक व्यंजक उत्पन्न कीजिए कि जल आघात को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वाटर हैमर ये आता है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखिए। किसी पाइप या नल में बह रहा द्रव अपनी संगति या वेग के कारण संवेग यानी कि मोमेंटम mv रखता है। यहाँ m द्रव की संगति रखता है, ये ध्यान रखिएगा, तथा v वेग है। यानी कि हम कहते हैं कि m जो है वो द्रव की संगति है और v इसका वेग है। जब v इसका वेग है तो अब हम क्या कहते हैं, यदि नल में द्रव प्रवाह को वाल्व आदि की सहायता से एकदम रोक दिया जाए तो वेग जो है वो शून्य हो जाने के कारण प्रवाहित द्रव का संवेग भी समाप्त हो जाता है। अर्थात संवेग का मान बदलकर शून्य हो जाता है और संवेग के इस परिवर्तन के कारण वाल्व पर अत्यधिक दाब लगता है और द्रव में दाब तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं जो नल के एक सिरे में वाल्व तक संचरित होती हैं। इन दाब तरंगों के कारण नल में ठक ठक जैसी ध्वनि होने लगती है, जिसे अभिहनन या फिर नॉकिंग कहते हैं। और इस प्रवाह के रुक जाने से जल में हुई एकदम दाब वृद्धि को जल आघात यानी कि वाटर हैमर, जल प्रघात भी कहते हैं। जब आघात का मान अत्यधिक होने पर नल फट सकता है, जल आघात का मान अत्यधिक होने पर नल फट भी सकता है और इसलिए नल आदि के वाल्व धीरे धीरे बंद करने चाहिए। ठीक है, नॉकिंग की ध्वनि कभी कभी घरों में पानी के नल के वाल्व को अचानक बंद करने पर सुनाई देती है और किसी नल में जल आघात का मान, नल की लंबाई, वाल्व को बंद करने की गति, नल और उसमें प्रवाहित द्रव के प्रत्यास्थ गुणांकों
पर निर्भर करता है। यहाँ हम वाल्व को धीरे धीरे बंद करने पर ही जलाघात का अध्ययन करेंगे। तो माना कि ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी नल की लंबाई L है और इसमें रो घनत्व वाला कोई द्रव V वेग से बह रहा है तथा नल पर लगे वाल्व की पूर्णतया बंद करने में T समय लगता है। तो जब नल में द्रव की संगति m रो जी ए एल अपॉन जी है तो वाल्व को बंद करने से प्रवाहित द्रव का दाब वेग कम होने की दर कितनी हो जाएगी, वेग ह्रास v माइनस 0 अपॉन टी यानी कि v अपॉन टी। परंतु जो बल है वो क्या हो जाएगा, संगति इंटू वेग परिवर्तन की दर, तो m इंटू वेग ह्रास, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी ए एल अपॉन जी वी अपॉन टी। तो यहाँ पर वाल्व पर दाब तीव्रता p इक्वल टू एफ ए होती है, p इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो यहाँ से p की वैल्यू p एल रो एल वी अपॉन टी हो जाएगा। जब रो एल वी अपॉन टी हमने निकाला तो ये आ जाएगी हमारे पास दाब तीव्रता, यही हमें निकालनी थी, यही आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने है, देखिएगा 5 मीटर चौड़े तथा 2 मीटर गहरे एक आयताकार चैनल में पानी के प्रवाह का वेग तथा प्रवाह दर ज्ञात कीजिए जबकि वह पूरा भरा हुआ बह रहा है। चैनल का स्लोप 3000 में है और चेजी स्थिरांक 50 है। तो चैनल की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, गहराई 2 मीटर और सी दे रखा है हमारे पास 50। तो चैनल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गहराई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। भीगी परिमाप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 मीटर और इसका आई निकालेंगे तो 1/3000। मध्यमान गहराई क्या होती है, m इक्वल टू ए अपॉन पी, तो वैल्यू रखेंगे तो m की वैल्यू 1.11 आएगी। अब देखिए यहाँ पर डिस्चार्ज चेजी फॉर्मूले के फॉर्म में रखेंगे तो q इक्वल टू AC रूट mi, आंसर मिलेगा q इक्वल टू 9.62 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसी तरीके से वेग निकालेंगे तो v इक्वल टू c रूट mi हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 रूट 1.11 इंटू 1/3000 और यहाँ पर हो जाएगा v इक्वल टू 0.962 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।